अस्सलाम वालेकुम गाइस। फॉरेक्स का जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम ट्रेडिंग जो है फॉरेक्स पे करेंगे बजाय क्रिप्टो के। ठीक है, क्रिप्टो इज़ मैनिपुलेटिव मार्केट, फॉरेक्स इज़ गुड। ठीक है ना, फॉरेक्स में इतनी मैनिपुलेशन नहीं होती। अब फॉरेक्स सीखने के लिए जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको पूरे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करूँगा, तो मैंने 10 मॉड्यूल्स डिज़ाइन कर लिए हैं। उनका लिटरेचर मेरी वेबसाइट के ऊपर अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जो लोग इंग्लिश में पढ़े लिखे हैं वो काइंडली जाके वेबसाइट से चीज़ें सीखना शुरू कर दें। ठीक है, तो वो लोग जिनको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं समझ में आती उनके लिए मैं मॉड्यूल्स बना रहा हूँ। ये मॉड्यूल 1 होगा। ठीक है, अगर वीडियो आप एंड तक देख लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आप मतलब जिस बंदे को बिल्कुल में ही नहीं आती ना फॉरेक्स, ज़ीरो है, उसको भी कम से कम इतना समझ में आना शुरू हो जाएगा कि एट द एंड ऑफ मॉड्यूल्स आप मास्टर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जिन लोगों को पहले से आता है उनके लिए भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बात आपको हमेशा कोई ना कोई वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मॉड्यूल 1 के ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आप मेरे साथ मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरा जो स्टूडियो है वो है बेसिकली बिल्कुल टॉप फ्लोर पे, और वहाँ पे दिन में होती है गर्मी, और मेरा दिल नहीं करता, रात के टाइम मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो इस वजह से बहुत से टाइम से फॉरेक्स की प्लेलिस्ट बनी नहीं पा रही। तो मैंने अब डिसाइड किया कि रादर दिन की मेरी तस्वीर हो, मेरी ऑडियो में मेरे ख्याल से आपको काफ़ी रहेगी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो बेसिक वीडियो है वो तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा स्टूडियो के अंदर बैठ के, लेकिन जो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें लिटरेचर सारे अवेलेबल हैं। तो आपने अगर फॉरेक्स की ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है ना, तो ज़िंदगी में लाजमी एक बार ये मॉड्यूल्स जो मैंने बनाए हैं काइंडली एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए कि ये क्या मामला है। तो अब कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक एक मॉड्यूल हम देखते जाया करेंगे। ठीक है ना। अब और साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो नहीं समझ पा रहा होता चीज़ें ना। तो इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात की जाए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, आपको मेन वीडियो देख के ये तो समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें फ़ॉरेन एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, फ़ॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि आपने एक करेंसी ली, दूसरी करेंसी ले ली। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने अमेरिका के डॉलर बेचे और पाकिस्तानी ख़रीद लिए, पाकिस्तानी ख़रीदे या पाकिस्तानी बेचे, अमेरिकन ख़रीद लिए। अब होता क्या है कि सम टाइम ऐसा होगा अमेरिका के हालात अच्छे होंगे, सम टाइम ऐसा होगा कि किसी और कंट्री के हालात अच्छे होंगे। तो यानी कि जो बैलेंस है ये चेंज होता रहता है। ठीक है, और इसके बिहाफ पे जो प्राइसिंग होती है वो फॉरेक्स में चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आप बेसिकली बेट कर रहे होते हो इन अ सेंस कि आप अंदाज़ा लगा रहे होते हो कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या इसकी प्राइस नीचे जाएगी। अब जैसे मुझे पता है कि मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका का डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में अगले कुछ दिनों के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉरेक्स में ऐसी पोजीशन लूँगा कि जिसमें फॉरेक्स में डॉलर स्ट्रांग हो रहा हो, और जैसे दूसरा कंट्री ड्रॉप हो रहा होगा तो इसी हिसाब से मैं दूसरे कंट्री के अगेंस्ट ले रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, जो मूवमेंट होगी चार्ट के ऊपर, उसमें मेरी अर्निंग हो रही होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इट ऑपरेट्स ऑन अ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, यानी कि सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि बैंकों में भी अगर उनको कुछ चीज़ें ख़रीदनी है या कुछ करना है तो वो टेक्निकली फॉरेक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है ना। और इसमें फॉरेक्स का क्यों रादर देन कि आप क्रिप्टो को, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि फॉरेक्स इज़ अ बेटर ऑप्शन। देखें, फॉरेक्स जो है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है पूरी दुनिया की। लिक्विड का मतलब क्या होता है कि कितने ऑर्डर्स लग रहे हैं, कितनी ट्रेडिंग हो रही है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप है वो $3 ट्रिलियन है टोटल, और फॉरेक्स के अंदर एक दिन के अंदर ना 6 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है ना वो ट्रेडिंग होती है। 6 ट्रिलियन, ये देखिएगा। ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स जो है वो 24 घंटे चलती है तकरीबन, लेकिन सिर्फ 5 दिन चलती है। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं भी, आपको 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, यानी 2 दिन आप घूमना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं आप करें। दूसरा, लिक्विड मार्केट है, इस वजह से मैं इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ अपने लिहाज से। ठीक है, आगे चलते हैं जी। फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करती है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट जो है ना वो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक वर्क, यानी कि सारी चीज़ें ज़्यादातर आजकल के दौर में इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं, यानी कि जो ब्रोकर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू हो रही होती हैं। ठीक है ना, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं होती। अब जैसे अगर आपने स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट इज़ अ सेंट्रलाइज एक्सचेंज। ठीक है ना, अब जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जितनी कंपनियां हैं वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, और जो भी ट्रेडिंग होगी वो वहीं पर होगी। फॉरेक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं हो रहा होता। ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि हर ब्रोकर अपनी एक प्राइसिंग चला रहा होता है। थोड़ा बहुत जो चार्ट्स होंगे उनमें भी आप डिफरेंस देखेंगे। मिसाल के तौर पे ट्रेड नेशन पे हो सकता है थोड़ा डिफरेंट चल रहा हो चार्ट, एक्सएम पे डिफरेंट चल रहा हो, एक्सएनएस पे डिफरेंट चल रहा हो, तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन उसमें होती है, लेकिन ओवरऑल जो होता है ना वो ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड सेम ही रहता है। ठीक है ना, यानी कि ये सेंट्रलाइज नहीं होता, एक ही हर ब्रोकर का अपना छोटा छोटा चल रहा होता है। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ सेशंस होते हैं। द मार्केट इज़ डिवाइडेड इनटू 3
मेन ट्रेडिंग सेशंस, ठीक है, कि एशिया के अंदर जैसे हम लोग मौजूद हैं, एशिया का सेशन अलग चल रहा होता है, यूरोप में जब यूरोप के लोग उठते हैं तो अलग सेशन चल रहा होता है, नॉर्थ अमेरिकन का अलग चल रहा होता है। तो उसमें होता क्या है कि हर वक्त कोई ना कोई ट्रेडिंग चली रही होती है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने यूरोप की ट्रेडिंग पेयर में ट्रेड करनी है तो आपने वो टाइम चूज़ करना है जहाँ पे यूरोपियन जाग रहे हों। अब उनके रात के 2 बजे अगर आप बैठ के ट्रेड कर रहे होगे तो आप प्राइस में फ्लक्चुएशन ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह एशियन पेयर में अगर आपने ट्रेड करना है तो आप ऐसा टाइम चूज़ करोगे ना जहाँ पे एशियन जाग रहे हो। अगर वो सो रहे होंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, सही है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो पेयर ऑफ करेंसीज होती है, वेयर करेंसीज एक्सचेंज टू अनदर। ये वही वाली बात आ गई दोबारा जो ऊपर बात कही हमने, ठीक है। डिटरमाइंड बाय द सप्लाई और डिमांड के ऊपर इकोनॉमिकल डेटा जैसा चल रहा होता है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे चल रहे हो। अब अगर अचानक से जंग स्टार्ट हो जाए अमेरिका में तो ऑब्वियस सी बात है उसकी धड़म करके उसका चार्ट नीचे गिरेगा, ठीक है। इसी तरह सेंट्रल बैंक कोई चेंज करता है, कोई इंटरेस्ट रेट चेंज करता है तो उसके ऊपर, ठीक है, ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं उसकी स्पेकुलेशन के ऊपर। लेकिन अब इसमें फ़ायदा क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रंप ने जिस तरीके से क्रिप्टो के साथ मजाक किया है और उससे अरबों रुपए बनाए हैं, तो इसमें नुकसान क्या होता है कि छोटा गरीब इन्वेस्टर बेचारा फंस जाता है जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, ठीक है। फॉरेक्स में क्योंकि मार्केट वॉल्यूम ही 6 ट्रिलियन से ऊपर का है तो इसमें नुकसान नहीं होता इन सेंस, क्योंकि छोटा ट्रेडर या 1-2 प्लेयर मिलके कुछ नहीं कर सकते होते, ठीक है, जब तक कंट्री के पूरी मामलात ना हो। तो यानी कि छोटे प्लेयर्स नहीं हिला पाते ना, तो विच इज़ अ गुड। इसमें कम से कम जो है वो मार्केट मैनिपुलेशन कम से कम होती है। आगे चलते हैं, मेजर करेंसी पेयर्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अब इसमें जो है ना 2 होते हैं, एक मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं और कुछ माइनर क्या कहते हैं उसको, करेंसी पेयर्स होते हैं। जो मेजर हैं उसमें ये हैं यूरोपियन और डॉलर, ठीक है, अमेरिकन डॉलर और जैपनीज़, ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर, स्विस फ्रांस, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर। अब ये सारे बेसिकली वही वाली बात है, ये मेजर पेयर्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर ट्रेडिंग इनमें हो रही होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटे पेयर्स नहीं है, हज़ारों और भी पेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन द फॉरेक्स मार्केट इंक्लूड, कौन कौन होता है जी, जैसे रिटेल इन्वेस्टर मैं और आप हो गए, सही है। इसके अलावा बैंक्स। अब यहाँ पे कहानी क्या आती है, अगर बैंक ने जब भी मूवमेंट करनी है ना तो होता क्या है कि बैंक ने भी तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल मार्केट से ही जाकर डॉलर खरीदेगा। तो जब भी बैंक या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट खरीदेगा ना तो प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगी, ठीक है ना, थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी। लेकिन ये कि कोई छोटा आदमी या रिटेल इन्वेस्टर आमतौर पर नहीं हिला पा रहे होते। हेज फंड की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात की जाए, अब हेज फंड वही म्यूचुअल फंड समझें किस्म के। सेंट्रल बैंक्स, अब जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, इंडिया का आईआरबी है शायद, समथिंग करके, जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं जो पूरे मुल्क के मेजर सारे बैंक्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं, उनकी बात हो रही है। उनको भी जो डॉलर्स या कोई भी करेंसी खरीदनी होती है वो भी यहीं से फॉरेक्स से ही खरीदते हैं। कॉरपोरेशन या मिसाल के तौर पर जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स है उन्होंने भी तो जो करेंसी खरीदनी होती है वो भी ऐसी खरीदते हैं। आगे चलते हैं जी, अंडरस्टैंडिंग फॉरेक्स ब्रोकर्स एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। फॉरेक्स ब्रोकर्स जो है ना वो इंटरमीडिएटरीज के तौर पे काम करते हैं बिटवीन ट्रेडर्स एंड फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। यानी कि अगर आपने कुछ ख़रीदना है या फॉरेक्स में कुछ बेचना है आपको एक ब्रोकर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ब्रोकर समझें एक मिडल मैन है जिसको आप बोलोगे यार मेरा ये काम कर दे तो वो मार्केट में जाएगा, उस लिहाज से वो चीज़ कर देगा, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एक्सेस टू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जहाँ पे ट्रेड हो रही होती है, ठीक है ना, वेयर ट्रेडर्स कैन एग्जीक्यूट बाय और सेल ऑर्डर्स। ब्रोकर्स में ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स, ठीक है। इसमें एक लेवरेज अकाउंट्स होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, स्प्रेड होते हैं, मल्टीपल टाइम के होते हैं। अब इसमें और लेवरेज फंडिंग के वाले क्या होते हैं और स्प्रेड वाले क्या होते हैं वो थोड़ा बता देता हूँ। मेन वीडियो में भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया होगा आपको, लेकिन मैं समझा देता हूँ फिर भी। लेवरेज अकाउंट या फंडिंग अकाउंट्स जो होते हैं, मिसाल के तौर पे आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आपको पता है कि मेरी ट्रेडें लगती हैं, आप क्या करोगे, अपनी एक हिस्ट्री बिल्ड करोगे और फंडिंग अकाउंट के लिए अप्लाई कर दोगे किसी कंपनी के साथ। आपने अपने पैसे मिसाल के तौर पे $500 डाले, ठीक है, लेकिन कंपनी आपको उसके बिहाफ पे $10,000 देगी। लेकिन कंपनी क्या कहेगी, आपको कुछ शराइत रख देगी कि भाई 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर 2% से 2.51 भी हुआ तो होगा क्या, आपके 500 जब्त हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इतना टारगेट है, इसमें आपने प्रॉफिट कमा के हमें देना है। तो वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो क्या करेंगे, लेवरेज अकाउंट्स में आप मिसाल के तौर पे 500 पे ट्रेड करोगे, अगर 2% 500 का क्या बनेगा, मुश्किल से मेरे ख्याल से $10 भी नहीं बनते। तो यही अगर आप $10,000 पे ट्रेड करोगे और 2% लगाओगे तो $100-150 आराम से बन जाएंगे आपके। तो इस तरीके से लोग जो बहुत अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, जो बहुत अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं, वो लेवरेज अकाउंट्स के साथ खेल रहे होते हैं।
फिर जो इंडिविजुअल जो मैं और आप हम इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के, वो स्प्रेड अकाउंट्स पे करेंगे। स्प्रेड अकाउंट होते हैं इंडिविजुअल यानी कि आप और मेरे वाले, सही है। इसमें क्या होगा, मिसाल के तौर पे अगर मार्केट में जो रेट चल रहा है 1.11 चल रहा है, सही है, लेकिन जब आप ख़रीदोगे, अगर आप बाय ऑर्डर ख़रीदोगे तो वो थोड़ा ऊपर से ख़रीदेगा, और सेल ऑर्डर ख़रीदोगे तो थोड़ा नीचे से ख़रीदेगा, यानी कि कुछ पैसे रख के फिर आपकी ट्रेड लगाएगा। यानी कि 1.1 पे अगर चल रही है तो आपको 1.1 पे नहीं देगा वो, आप जब उस पर सेल ऑर्डर लगाओगे या बाय ऑर्डर लगाओगे तो वो कुछ ना कुछ प्राइस एक्स्ट्रा अपना कमीशन ऐड कर लेगा, यानी कि पैसे ऐड कर लेगा, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल स्प्रेड अकाउंट्स होते हैं। आगे चलते हैं जी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से अवेलेबल हैं दुनिया के अंदर। जो ये MT4 और MT5 ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। आई थिंक ये रशियन कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। इसमें आप जो भी प्लेटफॉर्म फॉरेक्स का लेते हैं तो हर ब्रोकर का अपना एक सर्वर होता है, उसके ऊपर आप लॉगिन करते हो MT4 और MT5 के अंदर। लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल फेवरेट है ना, वो है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है ना। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही अगर आप ट्रेडिंग कर पाओ ना तो बहुत फ़ायदा होता है कि आप एनालिसिस बड़ा इजी कर लेते हो। MT4 MT5 में एनालिसिस करना बड़ा अजाब होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर एक और है सी ट्रेडर, ठीक है ना, ये और ज़्यादा एडवांस है, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक ये सी ट्रेडर यूज़ नहीं किया खुद। बाकी जितने भी ब्रोकर्स हैं उनकी अपनी ऐप्स भी हैं, तो आप वो भी प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। व्हेन चूजिंग अ ब्रोकर, ट्रेडर शुड कंसिडर फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स देखने होते हैं आपने, ठीक है। आपने देखना है कि फ़ीस कितनी है, आपने देखना है कि रेगुलेशन कैसी है। मिसाल के तौर पे कोई ब्रोकर गड़बड़ियाँ तो नहीं करता, आपके पैसे तो नहीं खा जाता है, क्या मामला हैं, कितने करेंसी पेयर में वो अलाउ करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सनेस सबसे ज़्यादा पेयर्स अलाउ करता है, ठीक है, XM में कम है, ट्रेडिंग नेशन में शायद उससे थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट कैसी है, कस्टमर सपोर्ट अभी तक जितनी अच्छी मुझे मिली है वो सिर्फ XM की मिली है, ठीक है। खैर, लेकिन जो सारी चीज़ें आपने फैक्टर इन करनी होती है ना, आप अपने हिसाब से जो देख लीजिएगा जो आपको बेहतर लगे, कि प्लेटफॉर्म कितना यूजेबल है, कुछ समझ में आ रहा है, इजी एक्सेस है, पैसे फ्री आराम से निकाल के दे देता है, नहीं देता। क्योंकि देखो ब्रोकर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्रोकर आपके होम कंट्री में रजिस्टर नहीं होता। अब जितने भी ब्रोकर्स मैंने देखे हैं पाकिस्तान में तो रजिस्टर है ही नहीं, कोई दुबई में रजिस्टर है, कोई किधर रजिस्टर है, कोई किधर रजिस्टर है। जब कंपनियों को होता है लॉस तो ब्रोकर्स क्या होते हैं, वो भाग जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको देखा होगा मैं 3 ब्रोकर्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि ब्रोकर्स का भरोसा नहीं होता, जब उनको ज़्यादा लॉसेस होते हैं तो वो गलती हो जाते हैं, क्योंकि आपकी कंट्री के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं होते तो आप कुछ कर नहीं पाते। अगर मिसाल के तौर पे मेरे $10,000 अंदर पड़े हैं और ब्रोकर भाग गया, मैं क्या करूँगा, FI के पास जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, वो बोलेंगे भाई आपने किया क्यों, ठीक है। हम तो मना करते हैं क्योंकि हमारे पास वो रजिस्टर ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो मर्केंटाइल एक्सचेंज है जिस पे वो रजिस्टर्ड हैं ब्रोकर्स, उन जैसे जो रजिस्टर्ड वाले हैं वो इतने ज़्यादा घटिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि उन पे काम करने का मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। तो ब्रोकर्स के मामलात में आपने ये चीज़ देखनी होती है, और इसलिए और जैसे ही आपने जो ट्रेडिंग अमाउंट है ना बस वो रखनी है उस पर। जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट आप ट्रेड कर लो, फारिग हो जाओ मामलात, तो मैं तो अमूमन क्या कर रहा होता हूँ कि मंथ के एंड पे जो प्रॉफिट्स होते हैं या समटाइम 2-3 हफ्ते में निकालता रहता हूँ, ताकि अगर वो भाग जाए तो मुझे लॉस ना हो। कंक्लूजन की बात की जाए, आपको थोड़े से मैंने फंडामेंटल्स सिखा दिए। इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर बाय लर्निंग हाउ द फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट्स, रिकॉग्नाइजिंग major currency pairs and the key market participants and selecting the right broker, ठीक है, कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही है, and trading platform. Traders can build a strong foundation for their trading journey. In the following modules we will develop deeper and essential forex concept and strategies and enhance your trading skills, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब ज़्यादातर आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्वालिटी ऑफ द नॉलेज का, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस तरह के मॉड्यूल्स या जो होते हैं कोर्सेज ऑफ पेड बेच रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपका भाई कोशिश ये करता है कि हर चीज़ मेजॉरिटी आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए हेल्प आउट कर सकूं, गिविंग बैक टू कम्युनिटी वाली चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें कैसे एक्सेसिबल हो सकती हैं, क्योंकि जब आप लोग कोई चीज़ साइन अप करते हैं किसी लिंक के साथ या वीडियो देखते हैं, तो जो प्रॉफिट्स मेरे पास आते हैं उसमें से कुछ पोर्शन जो होता है वो मैं इसलिए रखा हुआ होता है जो मैं इन चीज़ों में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। तो पॉइंट इज़ कि मेरे पास कुछ आएगा तो मैं वापस कम्युनिटी में रिटर्न करूँगा ना। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।